हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल एकेडमी। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोगों ने पिछले क्लास में मिरर फार्मूला देखा, मैग्नीफिकेशन देखा, फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन होता है वो सब देखा। इसके बाद हमने देखा था कि साइन कन्वेंशन जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे न्यूमेरिकल सेक्शन में। तो जिन लड़के या लड़कियों का साइन कन्वेंशन वीक है ना, और वो अगर पहली बार इस वीडियोस पे आ रहे हैं, पहली बार अगर इस ई गुरुकुल एकेडमी के चैनल पे आ रहे हैं ना, तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो मेरे प्रीवियस वीडियोस के लेक्चर को बारी बारी से एक एक कर देख लें, तब जो है इस पार्ट पे आए न्यूमेरिकल सेक्शन पे। अन्यथा आपको हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो और कुछ क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर ये कैसे हो रहा है और कैसे नहीं हो रहा है। तो आप सभी बच्चे से काइंडली रिक्वेस्ट है कि वो मेरे प्लेलिस्ट में जाएं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के, और बारी बारी से कर है ना एक एक वीडियोस को देखते हुए आएँ, तब जाके आपको मेरा पढ़ाया हुआ एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम लोग है ना जो कि न्यूमेरिकल सेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं और एक एक कर न्यूमेरिकल सेक्शन को उड़ाते हुए चलेंगे और बहुत मज़े से पढ़ेंगे, इत्मीनान से पढ़ेंगे। मैं हड़बड़ा के नहीं पढ़ाता हूँ, मैं बहुत पेशेंस रख के पढ़ाता हूँ फ्रेंड्स, इसलिए आपको भी पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि हर एक चीज़ का कंसेप्ट अगर आपको चाहिए तो आपको ई गुरुकुल एकेडमी के साथ बने रहना होगा। और अगर हमारा मेहनत अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा दोस्तों, मेरा काम बहुत अच्छा लग रहा होगा, तो उसको अप्रिसिएट करना चाहिए। सभी लड़के या लड़कियों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे वर्क को आप लोग अप्रिसिएट करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इस तरह से एक एक कर ई गुरुकुल एकेडमी पे एक एक वीडियोस खोलता हुआ चला जाऊँगा, एक एक चैप्टर खोलता हुआ चला जाऊँगा। आप बात समझ रहे हैं ना? तो साइन कन्वेंशन सबसे पहले आप लोग बढ़िया से एकदम उसको दिमाग में बैठा लेंगे। और जैसा कि आज का हेडिंग है माय फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल फोबिया फॉर क्लास 10th। बहुत बच्चे को न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होता है, और ये अक्सर देखा गया है कि उन बच्चों को न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होता है जो वो ढंग से नहीं पढ़ाई करते हैं। और अगर आप प्रॉपर तरीके से मेरा नोट्स बनाते आ रहे होंगे, उसको कंटिन्यूसली आप रिवाइज कर रहे होंगे टाइम टू टाइम, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। और मैं जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, ये सारे के सारे बोर्ड में प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। जैसा कि आप लोग दिख रहे होंगे, CBSE 2011 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद जब ये सेक्शन पूरा न्यूमेरिकल ख़त्म हो जाएगा ना फ्रेंड्स, तो जो लेटेस्ट क्वेश्चंस जो हैं अभी CBSE में पूछे गए हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब मैं करवाऊँगा। इसलिए आप पेशेंस रखिए, मैं इतना पढ़ा दूँगा कि आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अदर इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो आप देख लीजिए कि मैं कितना कंटेंट आपको पढ़ा रखा हूँ, और बाकी जहाँ आप कोई पर्सनल इंस्टीट्यूट पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे टीचर क्या पढ़ा रहा है और क्या नहीं पढ़ा रहा है, तब जाके आपको मेरी बातें शायद अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, आइए क्वेश्चन है, अ कन्वेक्स मिरर यूज्ड इन अ बस हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3.5 मीटर। If the driver of the bus locates a car at 10 meter behind the bus, find the position, nature and size of the image of the car। आपको कुछ नहीं करना है, पहले न्यूमेरिकल को एक फ्लो में जितना तेज़ी से पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत टाइम रहता है, तो इत्मीनान से पढ़िए। लेकिन एक बार आप ज़रूर पूरे क्वेश्चन को स्टार्टिंग से लेके एंड तक ज़रूर पढ़ लें। अब अगर आप पढ़ लेते हैं तो मैंने आपको बता रखा है कि सबसे पहले ये चेक करो न्यूमेरिकल में कि मिरर कौन सा है। तो आप देख रहे होंगे कि मिरर आपका कॉन्वेक्स मिरर है। जैसा ही कॉन्वेक्स मिरर मिला तो आप मेरा स्टाइल जान रहे हैं ना, क्या यू ऑलवेज नेगेटिव होता है ना दोस्तों, यू नेगेटिव, तो आप पहले ही माइनस कर दीजिए। ठीक है, यू तो चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, यू तो नेगेटिव होगा ही होगा। बात करेंगे भी, तो भी कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है फ्रेंड्स, पॉजिटिव होता है, तो आप पॉजिटिव ले लीजिए। उसके बाद आप क्या देख रहे हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात कर रहा है। किसकी? रेडियस ऑफ कर्वेचर की, कॉन्वेक्स मिरर। अगर आपको ध्यान होगा तो दो केस मैंने पढ़ा रखा है, केस 1 और केस 2, है ना। पहले केस में आपको पॉइंट साइज बना था, जबकि दूसरे केस में डिमिनिश्ड इमेज बना था, याद है ना। आइए
एक एक कर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हमारा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जैसे यहाँ आप पढ़ रहे हैं तो आपको लिखा हुआ है यूज्ड इन अ बस हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3.5 मीटर। इसका मतलब आर की वैल्यू दे रखा है तो ये भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा 3.5 मीटर। कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, सब पॉजिटिव होता है क्योंकि राइट साइड होता है। इफ द ड्राइवर ऑफ द बस लोकेट्स अ कार एट 10 मीटर बिहाइंड द बस, तो आपको कह रहा है कि ड्राइवर जो है ना कार का, वो बस को लोकेट करता है 10 मीटर पीछे। ये 10 मीटर आखिर है क्या चीज़? तो आपका कुछ नहीं, यही तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। अगर जिन बच्चों को दिक्कत हो रहा है तो यहाँ पे देख लीजिए पोजीशन मैंने बार बार कहा है कि पोजीशन मतलब क्या होता है, वी कैलकुलेट करना। तो आप यहाँ पे इत्मीनान रखिए कि ये मेरा क्या है कि ऑब्जेक्ट को 10 मीटर पीछे रखा गया है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। इमेज तो हमको पूछ ही रहा है कि इमेज डिस्टेंस बताइए, और भी कैलकुलेट करना है हमको। कॉन्वेक्स मिरर में दोनों केस में भी ऑलवेज क्या होता है फ्रेंड्स, पॉजिटिव ही होता है, तो आप इसका भी साइन लिख सकते हैं। बात करेंगे हम लोग साइज की, है ना, कि हाइट ऑफ इमेज बताइए। कॉन्वेक्स मिरर में हाइट ऑफ इमेज भी ऑलवेज क्या होता है फ्रेंड्स, पॉजिटिव होता है। अब इसके अनुसार मैंने जो भी साइन कन्वेंशन हमको लगाना था मैंने लगा दिया। अब इसके अकॉर्डिंग जो मेरे पास डाटा है वो है यू का, आर का। अब आर तो भाई न्यूमेरिकल मिरर फार्मूला में तो आता नहीं है, क्योंकि मिरर फार्मूला होता है 1/u + 1/v = 1/f। यही पढ़े थे आप मिरर फार्मूला में पिछले क्लास में, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हमने ये भी बताया था कि f = जो होता है वो होता है r/2। तो आप सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, जिसकी मदद से पहले हम फोकल लेंथ निकालेंगे। और अब आप निकाल दीजिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर था 3.5, डिवाइड करेंगे 2 से। जिनको डेसिमल में दिक्कत होता है ना, वो डेसिमल को हटा दीजिए, नीचे में 0 लगा दीजिए। अब 5 के टेबल से काट दीजिए, 5 4 जा 20, अब 5 7 जा 35। तो आपका देयरफॉर फोकल लेंथ आ गया फ्रेंड्स 7/4। मीटर में है तो आप यहाँ मीटर लिखिए। अब आप अप्लाई कर सकते हैं मिरर फार्मूला। नाउ 1/u + 1/v = 1/f। जो वैल्यू दिया हुआ उसको पुट कीजिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरा माइनस का था तो आप -10 लिखें। भी के बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा, फोकल लेंथ हमको कितना आया है 7/4, तो अब यहाँ 7/4 करेंगे ना। तो आपको मैंने बताया था कि जब अगर किसी भी नंबर को किसी भी फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं, जो फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर पार्ट है ना वो न्यूमरेटर में चला जाता है। तो अगर अब यहाँ मैं इसको हटाकर 4 को लिखना चाहूँ तो मैं ऊपर इसको पलट के लिख दूंगा 4/7। देख लीजिए ध्यान से, 4/7। आपने बोला हाँ जी सर ठीक है। अब ये निगेटिव है, ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमको भी निकालना है। तो जिसको निकालना है उसको एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ। तो 1/v = 4/7 और माइनस इधर आ गया तो प्लस हो गया। अब आप सिंपली कैलकुलेट करते चले जाएं। 7 और 10 का एलसीएम लेंगे फ्रेंड तो 70 आएगा। 7 10 जा 70 और 10 4 जा, तो आप क्या बोलेंगे 40। जो बच्चे वीक हैं पहले ध्यान देखिए, यहाँ पर 7 और 10 का एलसीएम लिया गया 17। 7 के टेबल में 70 कितने बार में जाएगा, 10 बार में। जो आया उसको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किए, प्लस 10 के टेबल में 70 कितने बार में, तो 7 बार में, और 7 1 जा 7। तो आपने क्या देखा, 1/v ये बराबर 40 में 7 जोड़ेंगे तो 47, और अपॉन में कितना आएगा फ्रेंड 17। अब आपको भी निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप बोलेंगे सर 70 × 1 = 47 × v। और अगर आप यहाँ से भी निकालेंगे तो 47 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो v का जो वैल्यू आएगा दोस्तों वो 70/47। अब आप इसको डिवाइड कीजिए, क्योंकि ये किसी से कटेगा नहीं। तो एक बार में ले गए 47, 10 में से 7 गया 3, 6 में से 4 गया 2, पॉइंट देंगे 0 आएगा। और अगर आप 5 बार देखते हैं, मल्टीप्लाई करके 5 बार देखिए, तो 7 5 जा 35, 3 5 4 जा 20, 20 में 3 जोड़े तो 23। तो ये तो ज़्यादा हो गया, एक्सीड कर गया। तो आप 4 बार में देखिए, 7 4 जा 28, 2 4 4 जा 16 और 2 जोड़ें तो कितना आया 18। तो ये 4 बार में गया 188। फिर 10 में से 8 घटाइए 2, यहाँ बचा 12, 12 में से 8 जाएगा तो 4, और ये फिर से कैंसिल। चूँकि पॉइंट दे चुके हैं तो यहाँ पे एक 0 और बैठा दीजिए। अब देखिए कि आपने 5 बार में ले गया था तो 240 235 आया था।
इसका मतलब अब 8 बार में आप चेक कीजिए कितना आता है। 8 7 जा 56, 5 कैरी 5 हुआ, 8 4 जा 32 और 32 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 37। अच्छा सर, अगर 9 बार में ले जाएँ तो ये भी चेक कर लीजिए। 9 7 जा 63, 6 9 4 जा 36, 36 में 6 देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 42। तो आप क्या देख रहे हैं, 9 बार में एक्सीड कर गया, तो इसका मतलब 8 बार में ही जाएगा। तो आप लिखेंगे 3 7 6, फिर 10 में से 6 गया, आप तो कुछ करना ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली इसको काटेंगे और v का वैल्यू लगभग पॉइंट के 2 अंक तक लिख देंगे, 1.48 मीटर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको मैंने बताया था कि वेन एवर v कम्स टू बी पॉजिटिव देन हाउ टू राइट द पोजिशन ऑफ इमेज, हाउ टू राइट द पोजिशन ऑफ इमेज। आइए अब हम लोग आराम से इसके पोजीशन की चर्चा करेंगे। हेंस, अब आप क्या लिखेंगे, हेंस इमेज इज फॉर्म्ड 1.48 मीटर बिहाइंड द कॉन्वेक्स मिरर। ये था दोस्तों आपका सॉल्यूशन पोजीशन के बारे में। अब आपसे पूछा जा रहा है कि नेचर बताइए और उसका साइज बताइए, नेचर बताइए और साइज बताइए। चूँकि v का वैल्यू पॉजिटिव है तो आपको ये लिखाया गया था नोट्स में, मैंने 4 नोट्स आपको बताए थे। टोटल मैंने आपको 4 नोट्स बताए थे, नोट 1, नोट 2, नोट 3, नोट 4, कि अगर v का वैल्यू कॉन्वेक्स के केस में पॉजिटिव आता है, इसका मतलब नेचर ऑलवेज क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। और आपको ये भी बताया गया था कि कॉन्वेक्स मिरर में ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है। तो आप नेचर में यहाँ लिखिएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। बात करते हैं साइज़ की, तो मैग्नीफिकेशन का यूज़ करना पड़ेगा। आप जानते हैं मैग्नीफिकेशन बराबर क्या होता है, -v/u। ठीक है, अब आप यहाँ पे माइनस देंगे, v का वैल्यू आप ये डेसिमल वाला नहीं लेंगे, आप v का वैल्यू कौन सा लेंगे, ये फ्रैक्शनल वाला, ताकि आपका सॉल्यूशन थोड़ा इजी हो। ठीक है, तो आप अगर v का वैल्यू क्या रखेंगे दोस्तों, 70/47 आपने ये v का वैल्यू रखा। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है इस केस में, तो आपने बोला -10, तो आपने -10 दिया। इस माइनस से ये माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, है ना। और अब आप जानते हैं किसी भी फ्रैक्शन को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो ये नंबर जाके फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये फाइनल जो केस होगा ये आ जाएगा 70/47 अब मल्टीप्लाइड बाई 10। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, तो फाइनली आपका मैग्नीफिकेशन का जो वैल्यू आया वो आया 7/47। ये आपका मैग्नीफिकेशन का वैल्यू आ गया। जब आपका मैग्नीफिकेशन का वैल्यू आ गया और आपसे हाइट ऑफ इमेज पूछा जा रहा है या साइज पूछा जा रहा है, तो अब आप लगा सकते हैं HI/HO। लेकिन आप अगर ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में कहीं भी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का चर्चा किया हुआ है, नहीं किया हुआ है। तो आप साइज में सिंपली बोल सकते हैं। और आप जानते हैं फ्रेंड्स, इतना निकालने का ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन मैंने आपको मैग्नीफिकेशन निकाल कर दिखा दिया। इनफैक्ट अगर क्वेश्चन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया रहता तो हम लोग लगा देते फार्मूला मैग्नीफिकेशन का फिर से इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन हो, मैग्नीफिकेशन मालूम है, तो आप हाइट ऑफ इमेज के एग्जैक्ट वैल्यू पता कर सकते थे। लेकिन आप बात याद रखिए कि मैंने आपको पढ़ा रखा है और आप हमारे स्टूडेंट हैं, तो आपको बताया था कि कॉन्वेक्स के केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा जो आपका इमेज का जो साइज होता है वो या तो पॉइंट साइज होता है या डिमिनिश्ड होता है। तो आप यहाँ पे हेंस करके लिख दीजिए। अच्छा, साइज में करके लिखना था ना, तो आप साइज में यहाँ पे करके लिख दीजिए डिमिनिश्ड, है ना, इमेज बनेगा, डिमिनिश्ड इमेज इज फॉर्म्ड, छोटा इमेज बनेगा फ्रेंड्स। बस यही कंसेप्ट था। इस क्वेश्चन का डेटा जो है थोड़ा सा उटपटांग था, बस वो ये चेक कर रहा था कि 10th के बच्चों को कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता है। अगर वैल्यू अगर
कटने वाला नहीं हो तो। अगर वैल्यू कटने काटने वाला होता तो आप आराम से एग्जैक्ट वैल्यू निकालते, इतना कैलकुलेशन लेंदी भी नहीं होता। समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो ये था आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो CBSE 2011 में पूछा गया था। आप लोग समय ले सकते हैं अपना, सो टेक योर टाइम प्लीज़। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। आइए दोस्तों, एक बात और याद रखिएगा कि सर अगर मैग्नीफिकेशन हमने कैलकुलेट किया, क्योंकि हमको तो भाई साइज़ चाहिए था, और ये हम कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में साइज़ जो होता है इमेज का वो ऑलवेज छोटा होता है। एक में तो पॉइंट साइज होता है, एक में डिमिनिश्ड होता है, जैसे कि आप लोग यहाँ इससे भी काम हो जाता। लेकिन अगर आप मैग्नीफिकेशन के टर्म में ही बताना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैग्नीफिकेशन है 7/47, तो आप यहाँ पे कह सकते थे, और करके भी आप लोग लिख लीजिए। कहीं कहीं बुक में आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा, हेंस द साइज ऑफ इमेज is 7/47 times the actual size of the car। तो कार का जो भी एक्चुअल साइज होगा उसका 7/47 टाइम्स जो होगा वो साइज होगा आपके कार के इमेज का, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको दोनों तरीके समझ में आ गया होगा कि अगर हमको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो और अगर हमसे साइज पूछ दिया है ना, तो एक तो आप कॉन्सेप्ट के बेसिस पे भी बता सकते हैं, और दूसरा यहाँ से मैग्नीफिकेशन आप कैलकुलेट जब किए तो इसका यूज़ करना भी जान जाइए कि अगर आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है ना, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि हेंस द साइज ऑफ इमेज इज इतना टाइम्स द एक्चुअल साइज ऑफ द कार। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। आइए स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कन्वेक्स मिरर यूज्ड ऑन अ मूविंग ऑटोमोबाइल इज 2.0 मीटर। अब देखिए एग्ज़ाम में गलती क्या होता है कि स्टूडेंट जो है जब न्यूमेरिकल पढ़ते हैं ना तो वो पॉइंट और को भूल जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन आप ढंग से पढ़िएगा। यहाँ पे 2.0 मीटर है, इसका मतलब 2 मीटर का है, ना कि 20 मीटर का। लेकिन डेटा अगर आप लोग हड़बड़ी में 20 मीटर ले लेते हैं, वहीं पे न्यूमेरिकल गलत हो जाता है। एग्ज़ाम में जानबूझकर डेसिमल कर जीरो देता है, ठीक है, ताकि लोग या स्टूडेंट जो है जब न्यूमेरिकल बना रहे होते हैं ना तो वो जानबूझ के आपसे गलती करवाएगा। और यहाँ पे डेटा इस तरह से दिया जाता है ना कि आपको एग्जैक्ट 2 मीटर लिखा हुआ मिलेगा। बहुत कम चांसेस है कि इस तरह से 2 मीटर लिखा हुआ मिलेगा आपको। इस तरह से मैक्सिमम क्वेश्चन में देखेंगे कि न्यूमेरिकल सेक्शन में इस तरह से डेटा दिया रहता है, ठीक है। अ ट्रक इज कमिंग बिहाइंड इट, एक ट्रक जो है पीछे से आ रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.5 मीटर। फिर से आप पढ़िए, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड ऑन अ मूविंग ऑटोमोबाइल। एक ऑटोमोबाइल का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है व्हील का ना, वो दिया हुआ है 2 मीटर है। उस ऑटोमोबाइल के पीछे एक ट्रक आ रहा है, जस्ट उसके पीछे कितने डिस्टेंस पे है, 3.5 मीटर के डिस्टेंस पे है। अब आपको कहता है कैलकुलेट द पोजीशन फर्स्ट में, सेकंड में पूछा आपसे साइज ऑफ द इमेज रिलेटिव टू द साइज ऑफ द ट्रक। तीसरा क्वेश्चन यहाँ और भी पूछा जा रहा है, क्या व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज। अब ये क्वेश्चन CBSE 2004 में फिर से पूछा गया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 3 सेट होता है, सेट 1, सेट 2, सेट 3। तो आप बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे कि 2004, 2008 इस तरह से डेटा रिपीट करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ये किसी न किसी एक सेट में आया हुआ है। आप यहाँ देखिए ध्यान से, सबसे पहले कोई न्यूमेरिकल अगर आपको सॉल्व करना है, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो आपको सबसे पहले फोकस क्या करना है, विच काइंड ऑफ मिरर इज गिवन इनसाइड द क्वेश्चन। तो आपने देखा कि फिर से ये मेरा क्वेश्चन जो है बेस्ड है ऑन द कॉन्वेक्स मिरर। तो आप पहले अंडरलाइन कर लिया कीजिए ताकि आपके दिमाग में सारा जो साइन कन्वेंशन है वो आप कॉन्वेक्स मिरर पे लगा सकें। अब आप ढूंढिए कि आपको क्या क्या दिया हुआ है। तो कह रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 2 मीटर है, तो आप गिवन में लिखे रेडियस ऑफ कर्वेचर, चूंकि कॉन्वेक्स मिरर इसलिए पॉजिटिव लेंगे 2 मीटर।
ठीक है। जैसे ही रेडियस ऑफ कर्वेचर मालूम है तो आप तुरंत कहेंगे कि सर फोकल लेंथ जो हो जाएगा वो 2/2, इसका मतलब +1 मीटर। बात समझ गए होंगे। अब आइए रेडियस ऑफ कर्वेचर का काम खत्म। अब आगे पढ़ते हैं। तो ट्रक इज कमिंग बिहाइंड इट, बिहाइंड मतलब पीछे, ऑटोमोबाइल के पीछे कितने दूरी पे है, इसका मतलब कि ये जो ट्रक है वो ऑब्जेक्ट है और उसका डिस्टेंस दिया हुआ ऑटोमोबाइल से वो 3.5 मीटर। अगर आपको ये नहीं समझ में आता है कि आखिर ये क्या है 3.5 मीटर, हमको तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, तो आप क्वेश्चन को पकड़िए ना कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, पोजीशन पूछा जा रहा है। इसका मतलब भी तो आपको निकालना ही है, लेकिन आपको ये किसका वैल्यू दिया हुआ था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का, तो आपने माइनस का 3.5 मीटर लिखा, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर और इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज नेगेटिव होता है। आपने यहाँ लिखा। अब आप पढ़िए कि आपसे पोजीशन पूछा गया, साइज ऑफ इमेज पूछा गया, मतलब HI बताइए, हाइट ऑफ इमेज बताइए, और दूसरा नेचर बताइए। तो आइए दोस्तों, ये मेरा साइन कन्वेंशन मैंने लगा दिया। जो बच्चे, मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर ये पहली बार देख रहे हैं ना, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहले वीडियोस को देखें, उसके बाद ही यहाँ पे आए, तो आपको बहुत अच्छे से मज़ा आएगा। तो हमने लगाया बाई यूजिंग मिरर फार्मूला, we have 1/u + 1/v = 1/f, आपने पढ़ रखा है। अब आइए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आपने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखा माइनस का 3.5 है, तो आप माइनस यहाँ लगाएंगे, मैंने सब सिखा रखा है, प्लस 1/v, भी तो निकालना है, जबकि फोकल लेंथ हमको मालूम है कि 1 है। तो अब देखिए, जिसको निकालना है उसको एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ। तो 1/1 माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा अपॉन 3.5। आपने बोला बहुत अच्छी बात सर। अब डेसिमल में जिनको दिक्कत है, अगर नीचे का डेसिमल उठाएंगे तो ऊपर में 0 आएगा, जितने नंबर के बाद डेसिमल है उतना ही 0 ऊपर दे दीजिए। अब इसको आप कैंसिल भी कर दीजिए, 5 × 10, 5 × 7 = 35। तो 1/v = 1/1 + 2/7। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। 7 और 1 का एलसीएम आपने कहा कि 7 होता है, 1 के टेबल में 7, 7 बार में 7 × 1 7, ये 1 बार में 1 × 2 2। तो फाइनली आपका 1/v का जो वैल्यू आया वो 9/7 आया। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v × 9, और ये हो जाएगा 7 × 1 = 7। तो फाइनली आपने देखा कि v का वैल्यू आ गया 7/9। अब हम लोग तो ऐसे तो लिखेंगे नहीं फ्रैक्शन में, तो इसको डिवाइड करके पॉइंट में दीजिए। तो आइए 7 को हम लोग 7 में 9 से डिवाइड करते, तो 0 पॉइंट देंगे तो यहाँ आएगा। 9 × 72 होता है, तो 9 7 जा लगाएंगे 63, 10 में से 3 गया 7, ये तो कैंसिल हो गया। फिर से आप देख रहे हैं कि 0.77 आ रहा है v का वैल्यू। तो आप यही डेटा उठा के लिख देंगे। तो देयरफॉर v का वैल्यू लिखेंगे अप्रॉक्सीमेटली 0.77 मीटर है, तो मीटर दे दीजिए। अब आप देखिए कि v का सर वैल्यू पॉजिटिव आया। जब v का वैल्यू पॉजिटिव आया, वो भी कॉन्वेक्स मिरर के लिए, तो आपको लिखाया गया था कि हाउ टू राइट द पोजीशन ऑफ इमेज। तो आप यहाँ पोजीशन डैश करके लिख दीजिए, हेंस द इमेज is formed 0.77 meter behind the convex mirror। ये था दोस्तों पोजीशन की बात। अब आप देख रहे हैं नेचर आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द नेचर, तो आप नेचर को भी यहीं डिस्कस कर दीजिए, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है तो ये लिखित है कि हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही बनेगा। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड। बात समझ रहे हैं ना फ्रेंड्स। आइए अब हम लोग इसकी साइज की बात करते हैं। तो साइज के लिए तो मैग्नीफिकेशन के पास जाना होगा। तो आप मैग्नीफिकेशन जानते हैं मिरर का, -v/u। अब यहाँ माइनस देंगे, v का वैल्यू आपने अभी देखा कि v का वैल्यू पॉइंट में मत लीजिएगा, है ना, आप इसका फ्रैक्शन वैल्यू ही लीजिए। तो v का वैल्यू रखेंगे 7/9।
u का वैल्यू आपको मालूम है माइनस का कितना है 3.5। अब देखिए ये जो वैल्यू -3.5 है ना, आप आराम से लिखिए पहले माइनस का 3.5, इस माइनस को कैंसिल कर दिए, बात सही है। अगर इसको हटाएंगे दोस्तों तो यह आ जाएगा 35/10। तो ऊपर में भी फ्रैक्शन, नीचे में भी फ्रैक्शन, तो आप पहले फ्रैक्शन को एज इट इज़ लीजिए, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल दीजिए और दूसरे फ्रैक्शन को पलट देंगे तो 10 कितना आ जाएगा 35। 7 1 जा 7, आपने बोला 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो फाइनली आपने मैग्नीफिकेशन का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया कि 2/9 है। नहीं, जैसे ही आप देख रहे हैं कि फिर से सर मेरे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो दिया ही हुआ नहीं है, लेकिन मैग्नीफिकेशन निकाल चुके हैं, तो आप फिर से वही लिखिएगा। हेंस यहाँ पे क्या लिखना है दोस्तों, आपको साइज के बारे में पूछ रहा था तो आप साइज लिख के डैश कर दीजिए और यहाँ लिख दीजिए हेंस द साइज ऑफ इमेज इज 2/9 टाइम्स, 2/9 टाइम्स the actual size of the object। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि whenever height of object is not given inside the question, whenever height of object is not given inside the question, then how we can calculate the size of the image? तो on the basis of magnification value you can easily है ना write the size of image is इतना times the actual size of the object। बात समझ रहे हैं ना? Take your time please। तो आपने देखा दोस्तों, आज हमने न्यूमेरिकल के दो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और हार्ड क्वेश्चन कह लीजिए इसको कहते हैं, क्योंकि इसके जो एक तो डेटा जो थे वो थोड़ा लेंदी थे, कॉम्प्लिकेटेड थे, जो इजीली कैंसिल नहीं हो रहा था। मैंने आपको दिखाया कि अब अगर इस तरह का डेटा फिर से एग्ज़ाम में रिपीट होता है तो आप घबराएंगे नहीं, आप घबराएंगे नहीं और बाकायदा उसको अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर डेसिमल है तो उसको आप फ्रैक्शन बनाइए, कैंसिल होता है तो कैंसिलेशन करके उसको इजी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना, जो भी मैंने आज आपको पढ़ाया। अगली क्लास में फिर से हम लोग न्यूमेरिकल सेक्शन की ओर आगे बढ़ेंगे और ये न्यूमेरिकल सेक्शन आगे बढ़ता ही चला जाएगा, रुकने वाला नहीं है। जब तक मैं आपको सिखा नहीं दूंगा ना, तब तक मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे कि अगर आप हमसे पढ़ लेते हैं ना एक बार, आप दुनिया का कोई भी किताब उठा लीजिए जो 10th लेवल का हो और आप उसको बना कर देखिए, है ना, आपसे डेफिनेटली बनेगा फ्रेंड्स। ये मेरी पर्सनल गारंटी है कि आपसे बनेगा ही बनेगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से नहीं देखकर आप डायरेक्ट अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो शायद आपसे प्रॉब्लम होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इसलिए मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ई गुरुकुल एकेडमी को सब्सक्राइब करें और दबा के लाइक करो दोस्तों, है ना। जितना लाइक मिलेगा उतना ही तेज़ी से वीडियोज़ आपके सामने आते रहेंगे। ये मेरी आपसे एक तरह से रिक्वेस्ट है। क्यों नहीं लाइक करते हो यार, लाइक करो। बहुत मेहनत लगता है दोस्तों एक वीडियो को बनाने में और आप लोग तक पहुंचाने में, है ना। वीडियो को रिकॉर्ड कर कर उसको अपलोड कर कर बहुत मेहनत लगता है ना। आप लोग को बस एक अंगूठा दबाने में आपका हाथ दर्द करता है, क्या करता है भगवान जाने, हमको तो नहीं पता, है ना। बहुत लोग तो कहते हैं सर मैं इतना बड़ा कमेंट लिखेंगे। अरे पागल, ठीक है ना, इस तरह का क्वेश्चन करते हो कि क्वेश्चन हम कमेंट में लिखेंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन लिखेंगे, है ना। कल होकर तुम सीबीएसई के 10th का एग्ज़ाम दोगे, सोशल साइंस में 1.5 पन्ना का क्वेश्चन आंसर तब कैसे लिखोगे, एक लाइन का जिससे कमेंट नहीं लिखाता है ना। तो पढ़ाई छोड़ दो भाई, ठीक है ना, पढ़ाई छोड़ दो, क्यों पढ़ रहे हो तो फिर, है ना। तो आप लोग थोड़ा सा यार सपोर्ट कीजिए, है ना। अगर टीचर अच्छे अगर उतरते हैं ना ऑनलाइन के लिए तो उनको बच्चों का सपोर्ट ज़रूरी होता है, और अगर बच्चे कोऑपरेट करते हैं और उनका सपोर्ट उनका साथ मिलता है ना तो टीचर भी दिल खोल के पढ़ाता है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग के लिए मैं समय निकाल कर ऑफलाइन से ऑनलाइन भी आपका बैचेस ले रहा हूँ।
जहाँ पे मेरी कोई 1 रुपया की कमाई नहीं है दोस्तों, है ना। 1 रुपया की कमाई नहीं है, विदाउट सेल्फिशनेस कोई पैसा कमाई नहीं। अरे जो बच्चे गरीब हैं, जिनके पेरेंट्स पैसा एफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनके लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट किया कीजिए दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से मैंने समझाया, और जिन बच्चों को नहीं समझ में आया ना, वो वीडियो को बार बार रिवाइंड कीजिए। ये ऑफलाइन क्लास नहीं है कि एक बार मेरे मुंह से जो बात निकल गई वो दोबारा लौट के नहीं आएगी। आपको जितने बार मन करे उतने बार वीडियो को रिवाइंड कर कर फिर से आप मेरे एक एक बात को सुनिए, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है ना, तो आप डायरेक्ट हमसे कमेंट बॉक्स में सेक्शन में जाके 1 लाइन टाइप कर दो यार, 2 लाइन टाइप करके लिख दो, है ना। और वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें माय फ्रेंड्स, वीडियोस को लाइक किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले क्लास में और सारे न्यूमेरिकल के साथ। तब तक बने रहिए ई गुरुकुल एकेडमी के साथ दोस्तों। गुड नाइट।